नमस्कार। एक बेहद खास मेहमान के साथ हम हाजिर हैं। नीलकांत मिश्रा मशहूर अर्थशास्त्री हैं, निजी और सरकारी स्तर पर अहम भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए नीलकांत जी। मेरा पहला सवाल आपसे है, क्योंकि आप हमें बता सकते हैं, विश्व मंदी की बात हो रही थी, अमेरिका की मंदी की ओर वो जा रहा है। आपका क्या आंकलन, उसका क्या असर हम पर? देखिए, लोग सोच रहे थे इसी साल अमेरिका रिसेशन में जाएगा, यानी कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो गिरनी शुरू हो जाएगी। इस साल कुछ गिरा नहीं, इनफैक्ट ग्रोथ नंबर्स को अपग्रेड किया गया। अब जो मार्च के महीने में आपको याद होगा, वो सिलिकॉन वैली बैंक फेल करने के कारण लोग सोच रहे थे कि अभी मंदी आएगी, बट वो आई नहीं। और वो सितंबर अंत तक आते आते लोगों को लगने लगा कि अब सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, यानी कि यूएस में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे और रिसेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हमारी एनालिसिस ये बताती है कि इस साल यूएस का फिस्कल डेफिसिट 4% ऑफ जीडीपी से बढ़ गया है। यानी कि उनको $1 ट्रिलियन का फिस्कल डेफिसिट करना था, वो जो उनका वित्तीय वर्ष जो है वो 30 सितंबर को ख़त्म होता है, तो वित्तीय घाटा अब $2 ट्रिलियन हो गया है। तो अगर सरकार इतना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट करेगी तो रिसेशन तो आ ही नहीं सकता। अब मुश्किल ये है कि यूएस इकॉनमी के लिए कि अगर आप फिस्कल डेफिसिट बढ़ाते नहीं रहेंगे तो इकॉनमी को, आपकी ग्रोथ को आप सस्टेन नहीं कर सकते। तो अगले साल उन्होंने अगर फिस्कल डेफिसिट फ्लैट भी रखी, जो कि अपने आप में एक प्रॉब्लम है, तभी भी इकॉनमी रिसेशन में आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने फिस्कल डेफिसिट इतनी बढ़ा दी है कि अब यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने वाला कोई बचा नहीं, तो इसलिए रेट्स बढ़ रहे हैं। और वो रेट्स बढ़ने के कारण पूरी दुनिया में डिमांड जो है वो अब कम होने लगेगी, और इसीलिए रिसेशन जो होगा वो अब बहुत डीप हो सकता है। डीप हो सकता है। और कब तक सर? क्योंकि वी आर इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। यस। तो अगर हमारे देश पर क्या उसका असर हो सकता है? तो इसके 4 ज़रिए हैं या पाथवेज हैं जिससे कि हमारी इकॉनमी पे असर पड़ेगा। पहला है कि हमारी सर्विसेज ग्रोथ जो है वो और स्लो हो जाएगी, तो ऑलरेडी काफ़ी स्लो है। तो अगर यूएस में रिसेशन आता है तो जैसे हमारी आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री है, या अभी हमारे बिजनेस सर्विसेज एक्सपोर्ट भी काफ़ी बढ़े हैं। बहुत सारे बड़े स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स अब इंडिया में बैठ के काम करते हैं। तो सर्विसेज ग्रोथ अभी, और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इंडिया के लिए अब 10% ऑफ जीडीपी है। तो मान लीजिए कि वो 15 का 5 तो ऑलरेडी हो गया है। अगर वो 5 का -5 हो जाता है तो 1% जीडीपी ग्रोथ फिर और चला जाएगा। दूसरा जरिया है और दूसरा पाथवे है गुड्स एक्सपोर्ट्स की। दुनिया भर में फिर गुड्स की डिमांड और कम हो जाएगी। ऑलरेडी गुड्स डिमांड जो है, क्योंकि चीन का भी ख़राब कर रहा है, यूरोप में बहुत वीक डिमांड है, जापान में वीक डिमांड है। अगर अमेरिका की डिमांड जो अभी तक अबव ट्रेंड चल रही थी वो भी गिरनी शुरू हो जाएगी, तो हमारे एक्सपोर्ट्स, जो गुड्स एक्सपोर्ट्स हैं, वो भी गिरेंगे। और उससे भी बड़ा रिस्क है, जो तीसरा रिस्क है, वो है कि अब इंडिया में डंपिंग शुरू हो सकती है। कि देखिए, अगर दुनिया भर में केवल इंडिया ही एकमात्र इकॉनमी है जहाँ पे डिमांड थोड़ा रेजिलिएंट है, तो हर मैन्युफैक्चरर इंडिया में बेचना चाहेगा। तो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनका कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत सारे केमिकल्स में, जैसे एक VSF होता है, विस्कोस स्टेपल फाइबर, जो आर्टिफिशियल, वो जो टेक्सटाइल्स और एपरल जो नॉन कॉटन होते हैं उसमें जाता है, उसकी कंपनीज अब लॉसेस बना रही हैं बिकॉज वो चाइना से डंपिंग शुरू हो गई है। सो यही चीज़ अब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में भी हो सकता है। तो ये तीसरा प्रॉब्लम है। चौथा प्रॉब्लम है कि अगर यूएस रिसेशन में गया और वहाँ का जो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड पे जो यील्ड होता है, जो कितने कॉस्ट पे यूएस गवर्नमेंट बोरो कर रही है, उसको दुनिया भर का रिस्क फ्री रेट बोलते हैं। अगर यूएस गवर्नमेंट ही 4.5-5% पे बोरो करेगी, मैंने सुना कि कोई ऑस्ट्रेलियन बैंक ने एक हफ्ते पहले पैसे उठाए हैं करीब 12.5% पे, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी की इकोनॉमीज़ का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना बढ़ जाएगा। ऑलरेडी जो इंडिया के अच्छे बोरोवर्स हैं, जैसे बहुत नामी गिरामी स्टील कंपनीज़ हैं जिनको कि डॉलर लोन्स पहले आसानी से मिलते थे, पिछले 6-8 महीने में डॉलर लोन्स अवेलेबल ही नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, बॉन्ड मार्केट्स हैं, इक्विटी मार्केट्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आएगी।
और ये जो क्रूड ऑयल है जो $100 के बैरल पर चल रहा है, वो अपने आप में उसका क्या ये अगर- असर हमारे पर, क्योंकि अब देखिए यूक्रेन रशिया की वॉर हुई, उसका तमाम असर वो, और प्लस फिर ये और एक चीज़ हुई है उसमें कि वो यूएस के जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स थे उन्होंने ड्रॉ डाउन किए थे कि ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए, अब वो इतने कम हो गए हैं कि ऑयल मार्केट अब कह रहा है कि भाई अब दाम बढ़ाओ, क्योंकि अभी तो यूएस को अपना रिजर्व फिल करना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से अगर यूएस रिसेशन आता है, और आपने देखा होगा कि ऑयल प्राइसेस अभी पिछले 2-3 दिन में गिरने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब लोगों को रिसेशन का डर लगना शुरू हुआ है। तो अगर यूएस रिसेशन अगर से मई जून अगले साल आने वाला है, तो कमोडिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो 6 से 9 महीने पहले रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। तो अगर यूएस रिसेशन आता है और तो डिमांड कम होगी और ऑयल प्राइसेस जो हैं खुद ब खुद कम हो जाएंगे। अगर ऑयल 100 पे रहता है या और भी बढ़ जाता है, अगर 120 हो जाता है, तो हमारी इकॉनमी पे बहुत ज़ोर से असर पड़ता है। तो $1 पर बैरल इंडिया की इकॉनमी के लिए $1.5 बिलियन का साल का इम्पैक्ट होता है। तो अगर $25 पर बैरल से अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो करीब $40 बिलियन से इंडिया, आप समझ लें कि हम उतना ही तेल खरीद रहे हैं, बट अब हमें $40 बिलियन ज़्यादा देना पड़ रहा है। वो ऑब्वियसली किसी के हाथ से जाएगा। तो सर हम क्या तैयारी कर सकते हैं, व्हाट स्टेप्स या एनी सुझाव? तो आई थिंक ऐसे में आप देखें कि पिछले 3-4 साल में क्योंकि अगर हमारा फोकस मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे है, हमेशा एज इंडिविजुअल्स, एज कंपनीज, देश का भी होता है कि अगर हम थोड़ा रिस्क लें तो हम और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, वर्सेस कि अगर हम अपने आप को स्टेबल रखें तो हम बहुत दिन तक ग्रो कर सकते हैं। तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे फोकस रहा कि हम अपना, जैसे फिस्कल डेफिसिट पे, मतलब चुनाव आने वाले हैं लेकिन उसके बावजूद फिस्कल डेफिसिट का जो कमिटमेंट था उसको मेंटेन किया, अगर हम अपने आप को मैक्रो इकोनॉमिकली स्टेबल रखें तो ये जो वेव्स ऑफ टर्बुलेंस आएंगी उनको हम बेटर विथस्टैंड कर सकते हैं। बहुत गंभीर सवाल मैंने आपसे ऐसे ही पूछ लिया, लेकिन जो इन्फ्लेशन का दबाव है हम सब पर, और 5 साल एक स्टडी आई है कि पहले जो हमारा जीडीपी का 11.5% हम इंडियन सेव करते थे, और अब कोविड के पहले इतना था और अब 5% रह गया है। तो जो हम मध्य वर्ग हैं उनके लिए क्या आप कह सकते हैं? इन आंकड़ों में थोड़ा क्लैरिटी रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो 11 का 5 हुआ है, ये नेट हाउस होल्ड सेविंग हुआ है। तो इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है ग्रॉस हाउस होल्ड सेविंग और एक होता है हाउस होल्ड बोरोइंग। ग्रॉस हाउस होल्ड सेविंग जो है, जैसे हम आप अगर मान लीजिए 100 रुपये कमाते हैं, 60 रुपये खर्च करते हैं, तो 40 रुपये की सेविंग है। ये प्रपोर्शन जो है ये 11.2 का 10.8 हुआ है। तो इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, और मेरे ख्याल से 10-11%, मेरे ख्याल से 12-13 होना चाहिए अगर सस्टेन ग्रोथ रखना है, बट इसमें कोई चिंता की बात नहीं। ये 11 का 6 इसलिए हुआ है कि जो हाउस होल्ड बोरोइंग है ये 5-6% से बढ़ गई है। अब ये क्यों बढ़ी है? क्योंकि 10 साल बाद हमारी हाउसिंग मार्केट फाइनली रिकवर कर रही है, तो मॉर्गेज डिमांड जो है वो बढ़ रहा है, तो हाउस होल्ड जो है बोरो करके अपने घर खरीद रहे हैं। इसमें क्या बुराई है? दूसरा, हमारा हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी जो है वो दुनिया में जितने भी बड़ी इकॉनमीज है उनके मुकाबले में बहुत छोटा है। और ये क्यों है? क्योंकि हाउस होल्ड बोरोइंग जो है वो कभी भी 5 करोड़ 10 करोड़ की तो होती नहीं है, वो तो होगी 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख की या 50,000 की। अब इस डिनोमिनेशन में इतने छोटे टिकट साइज़ पे लोन देना बैंक्स को बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप कोई बैठ के उसको इवैल्यूएट ही करेगा, उसमें इतना खर्च हो जाएगा कि वो लोन ही अनवाइबल हो जाएगा। बट अभी ये जो यूपीआई और डिजिटल डेटा और अकाउंट एग्रीगेटर मॉडल, तो नए नए फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं जिससे कि आप छोटे टिकट साइजेस पे बहुत लोन्स दे सकते हैं। तो अनसिक्योर्ड लेंडिंग भी बढ़ रही है, अनसिक्योर्ड लेंडिंग का पर्सनल लोन्स भी बढ़ रहे हैं, यानी कि कोई कोलैटरल लिए बिना बैंक बोले कि भाई आपका बैंक अकाउंट हमने देख लिया, आपकी नेट इनकम जो है 50,000 रुपया महीना है, उसका मैं 20% EMI लेके इतना लोन दे दूंगा, मुझे रिस्क नहीं है, उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा बट आपको मैं लोन देने को तैयार हूँ। तो ये लोन्स भी बढ़ रहे हैं। तो अगर लोग घर खरीद रहे हैं, जिनको पहले लोन्स नहीं मिलते थे उनको अब मिल रहे हैं, इसमें क्या बुराई? तो इसलिए ये चिंता की बात नहीं है। और आखिरी सवाल ये है कि एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी कि इंडिया का अगर हम चुनावों के बाद स्टेबल
मार्केट होता है तो 10% हमारा मार्केट राइज करेगा, जो स्टॉक मार्केट है, और अगर वो हुआ तो 20 से 60% गिर सकता है अगर स्टेबल गवर्नमेंट ना आए। आपका क्या प्रोजेक्शन है सर अगले 6 महीने के लिए? ये इस तरह ये सोच जो है ये बहुत गलत है। आप ये देखें कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का इकोनॉमी पे इम्पैक्ट जो है वो मीडियम टर्म पे आता है, बहुत जोर से आता है। जैसे मैंने कहा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसका आपको असर जो है 3-5 साल में दिखना शुरू होता है, और जब दिखता है तो बहुत जोर से दिखता है। बट आप जो नियर टर्म इकोनॉमिक मोमेंटम है कि कोई फॉरेन कंपनी आके इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं, कोई इंडियन कंपनी इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं, इसमें राज्य सरकारों का ज़्यादा बड़ा रोल होता है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा आप देखें कि जो हमारी नेट सेविंग्स हैं, जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब कितने बच्चे होते हैं एक फैमिली में, वो अब कम होने लगी है। हमारी नेट सेविंग्स जो हैं वो एक्चुअली बढ़ रही हैं। फाइनेंशियल सेविंग्स में भी वो दिख रहा है, जैसे अभी 30 से 35 बिलियन डॉलर हर साल इक्विटीज़ में इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब स्टॉक मार्केट में जा रहा है, वो ऑप्शन में लोग हो जाए, और उसका तो सरकार के बदलने से कोई असर नहीं पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है कि जो अभी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आ रही है हमारी इकोनॉमी में, ये हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के कारण आ रही है, क्योंकि 10 साल से यूएस में, कनाडा में, जर्मनी में, यूके में, चाइना में हाउसिंग मार्केट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे और अब करेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे ग्रोथ जो है बहुत कमज़ोर है। हमारे यहाँ पे 10 साल से रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन रिसेशन में था, अब जाके टर्न कर रहा है। जब ये टर्न करता है तो इसमें सरकार बदलने से कोई अपना घर बनाना तो बंद नहीं कर देगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह का सेंसेशनलिस्ट फोरकास्ट जो है ये एकदम ही गलत है। अंत में संक्षेप में क्लास, आप देशवासियों को या मिडिल क्लास आदमी है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे इस समय सेविंग्स को लेकर, अपने घर के बजट को लेकर? लास्ट सवाल। देखिए, अगला 1 साल 1.5 साल जो है ग्लोबल इकॉनमी के लिए बहुत टर्बुलेंट होगा। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो 1-1.5 साल ही रहेगा, 5 साल नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा प्रिकॉशन रखना जो है वो बेटर होगा। बट अगर हम 5-7 साल अपनी इकॉनमी को देख रहे हैं तो आई थिंक बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी का जो ट्रेजेक्ट्री है वो काफ़ी अभी अच्छी लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलकांत मिश्रा जुड़ने के लिए, और एक बिल्कुल आम सादी भाषा में हमारे देशवासियों को अर्थव्यवस्था समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और मुझे ये बताया जा रहा है कि ये तो हम बात कर रहे थे एशियन गेम्स की, लेकिन अब बात कर लेते हैं वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट जो हमारे देश में चल रहा है। 10 शहरों में इसका आयोजन हो रहा है, 48 मैचेस होंगे। तो होटल और आतिथ्य उद्योग की मौज एक तरह से आ गई है। कैसे, बता रही है हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। अब क्रिकेट फैंस या जो वर्ल्ड कप का जोश है उसकी वजह से जो है भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काफ़ी मैसिव अपटिक देखा है। अब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अनुसार ये जो अप ट्रेंड हम देख रहे हैं वो सारे ही शहर में हो रहा है, सारे ही शहरों में जहाँ पे क्रिकेट टीम जो है इन भारत की प्ले करेंगी। मैच डे बुकिंग्स अगर हम देखें खाली अहमदाबाद में तो 200% का जो है वो राइज देखा है अकोमोडेशन बुकिंग्स में, अगर हम इसको अगस्त के डेटा से ही कंपेयर करें तो। और ये जो है एक्सपर्ट्स के अनुसार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है, जो सबसे एक्साइटिंग मैच जिसे कहा जाता है, जो फैंस जो हैं जिसकी इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी जो है उसके लिए एक्साइटमेंट है, उसकी वजह से उनको लग रहा है कि ये हो रहा है। लेकिन धर्मशाला में भी 605% का अपटेक दिख रहा है रिजर्वेशंस में मैच डे पे, और लखनऊ में 50% का जो है मैच डेट्स पे, अगर हम खाली अगस्त से कंपेयर करें, ये सारे अपटेक दिख रहे हैं। अब एक्सपर्ट्स के अनुसार दिल्ली और चेन्नई जो हैं वहाँ पे भी काफ़ी ग्रोथ दिखने वाली है, और उसका डेटा जो है वो भी काफ़ी अच्छा आने वाला है। और एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो हम कह रहे हैं वो आ रहा है कि जो होम स्टेज हैं, यानी कि घर में रहने का जो है वो जो है सारे ही शहरों में जहाँ पे मैचेस होस्ट हो रहे हैं वहाँ पे जो है काफ़ी सुधार दिख रहा है, काफ़ी अपटेक दिख रहा है। अब एक्सपर्ट्स के अनुसार ये इसीलिए हो रहा है कि याद रखिए जो क्रिकेट फैंस हैं जैसे कि आप सब, वहाँ पे वो ऑल्टरनेट ऑप्शंस देख रहे हैं रहने के लिए। काफ़ी सारे क्रिकेट फैंस याद रखिए काफ़ी बड़े ग्रुप में जाते हैं, और इसीलिए वो होटल के बदले होम स्टेज को भी देख रहे हैं।
सिक्किम में झील फटने से मरने वालों की तादाद 40 के पार चली गई है। कम से कम 22 शव बंगाल के हिस्से से बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, इनमें 7 सेना के जवानों के शव भी हैं। 100 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं। फंसे हुए सैलानियों को निकालने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन सिक्किम पूरी तरह से कट गया है। सड़क बह चुकी है। ग्राउंड जीरो पर हर तरफ तबाही का मंजर है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग तबाही वाले इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछली सरकारों ने घटिया क्वालिटी के जो डैम बनाए, ये उसका नतीजा है। उत्तर बंगाल में भी बड़ा बचाव अभियान चल रहा है। कई शव बहकर इधर चले आए हैं। यहाँ तक कि भारतीय सेना के विस्फोटक भी बह गए। बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक मोटार बहकर चला आया और उसको छूने से हुए धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हो गए हैं। उधर नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब तक 55 मरीजों की मौत हो चुकी है। 48 घंटे के 31 मरीजों की मौत के बाद सरकार द्वारा गठित की गई जांच की रिपोर्ट 5 दिनों के बाद भी सरकार के पास नहीं पहुंची है। और इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने नांदेड़ घटना पर सो मोटो सुनवाई में सरकार को फटकार लगाते हुए 2 सप्ताह में हलफनामा दायर करने को कहा है। उधर उद्धव ठाकरे ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। नांदेड़ के शंकरराव चौहान मेडिकल कॉलेज में बीते 5 दिनों में 55 मरीजों की मौत हो चुकी है। यहाँ की बदहाली की ढेर सारी तस्वीरें सामने आने के बाद बनी समिति की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार इस मामले में संजीदा नहीं है। मरीजों की मौत के लिए राज्य सरकार का भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। उद्धव ठाकरे ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। असलियत तो यही है कि खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। अब तो जो न्यूज आई है, विदाउट टेंडर वो दवाइयाँ खरीदने जा रहे हैं। मंत्री तो कहते हैं कि हर जगह अभी दवाइयाँ हैं, दवाइयों की कमी नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है जिसकी असलियत जो है आपके माध्यम से सब पूरी दुनिया देख रही है। चंद्रपुर हो या कहीं भी हो, कोई पेशेंट जाता है तो उनको वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती, उनको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है और बाहर से जाकर खरीद करके लाओ। तो ये सारा मामला देखने के बाद इनके पास कोई संवेदना नहीं रही है और इनको कोई भी सरकार चलाने का अधिकार नहीं है। सारे लोगों ने, एक तो मैं कहता हूँ सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए, अगर नहीं तो दोनों जो आरोग्य मंत्री है उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। हाईकोर्ट में फटकार और ये जो सब कुछ हुआ है तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने घटना के बाद सू मोटो सुनवाई करते हुए सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने सरकार से पिछले 6 महीने में अस्पतालों में दवाओं की मांग और आपूर्ति की जानकारी मांगी है। 2 हफ्तों के भीतर हलफनामा दायर करने के भी आदेश दिए हैं। नांदेड़ सरकारी अस्पताल में मरीजों की मौत मामले में राज्य सरकार ने आज बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अदालत जो है कहीं संतुष्ट नहीं दिखी। चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने लंबी सुनवाई के बाद आदेश दिया कि जो दोनों संबंधित विभाग हैं, मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग्स और पब्लिक हेल्थ, दोनों हलफनामा दायर करें और उसमें ये बताएं कि पिछले 6 महीने में उन्होंने जो रिक्त पद हैं उनके भरने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई है और साथ ही दवाइयों और उपकरणों की जो मांग है उसकी आपूर्ति के लिए क्या किया है। दोनों को 2 सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दायर करना है और फिर अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की गई है। दवाओं की खरीदी भी सवालों के घेरे में है। टेंडर प्रक्रिया में होने वाली देरी को टालने के लिए सरकार ने नया प्राधिकरण बनाया है, लेकिन अब तक प्राधिकरण दवाओं की खरीदी के लिए रेट कार्ड तक तैयार नहीं कर सका है। शिंदे सरकार को न केवल दवाओं की आपूर्ति बल्कि अस्पतालों में मनुष्य बल की कमी के मसले को भी जल्द हल करना होगा, तभी अस्पतालों के बिगड़े स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। मुंबई से सुनील सिंह और मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा नर्सिंग स्टूडेंट्स के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। हालात ये हैं कि जिन छात्रों को अब तक डिग्री मिल जानी चाहिए थी, वो पहले साल की परीक्षा का ही इंतजार कर रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में जब इन कागजी कॉलेजों से बेड अस्पताल से मंगाए गए तो 34 कॉलेज ने खुद कहा कि उनकी मान्यता को निरस्त कर दिया जाए।
सबसे पहले ग्वालियर में 70 कॉलेज बंद हुए जो अपात्र थे। सवाल ये कि कॉलेज बनने के बाद स्थानीय प्रशासन और शासन को लेकर नर्सिंग काउंसलिंग निरीक्षण करता है, सब कुछ स्थापित करता है, फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी में आवेदन करते हैं, फिर वहां से मान्यता मिलती है। ऐसे में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हुआ? हालांकि इस मामले में हाई कोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं जो अभी जारी है। और जानकारी अनुराग द्वारी से। ये भोपाल का सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस है, जो आप बोर्ड में देख सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराता है, एक डिप्लोमा कोर्स भी कराता है जीएनएम का। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा, आप देखिए ये एक फ्लैट नुमा है। यहाँ पर फिलहाल लिखा गया है कि जो ऑफिस बंद पाए जाने पर इन नंबरों से संपर्क करें। तो पहले नंबर से हमने संपर्क किया जहाँ पर प्रकाश मिले, जो यहाँ पर फैकल्टी हैं। 2015-16 से इसका सेशन है, आप कॉलेज का बोर्ड देख सकते हैं। और फिर आगे आपको दिखाते हैं अपने कैमरा सहयोगी के साथ कि इस तरह के नर्सिंग कॉलेजेस जिसको लेकर मध्य प्रदेश में जो पूरी चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये एक फ्लैट में अभी तक यहाँ से 4 या 5 बैच निकल चुके हैं जो अलग अलग अस्पतालों में काम कर रहे होंगे। तो आप सोचिए, फ्लैट में हमने घंटी बजाई लेकिन यहाँ कोई है नहीं, लेकिन हमें बताया गया कि अंदर एक कमरा है, 2 छोटे छोटे कमरे हैं और यहाँ से 4 बैच पढ़कर निकल चुके हैं। एक जो बैच है चूँकि अब सीबीआई जांच कर रही है, तो 2020 में आखिरी बैच था। ये यहाँ का नोटिस बोर्ड है अलग अलग 2017-18 के। और आपको जानकर हैरत होगी कि ये कॉलेज उस शख्स का है जिस पर मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का जिम्मा था, यानी जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन थे, उनका ये कॉलेज बताया गया है। जो भी दस्तावेज़ मौजूद हैं, जो भी कोर्ट में जमा कराए गए हैं। तो ऐसे एक कमरे के फ्लैट में, क्योंकि जो नियम है उसके मुताबिक लगभग 23,000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, लैब होने चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, हॉस्टल होना चाहिए, मेस होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि नर्सिंग के छात्र छात्राएँ हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये 3 कमरों में उनको क्या क्या मिलता होगा। और जो भी बच्चे यहाँ से पढ़कर निकले हैं, किस तरह से नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखा गया है, किस तरह से उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, और वो भी उस शख्स द्वारा। ये पहली तस्वीर इसलिए हम इस कॉलेज की दिखा रहे हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो पूर्व डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन थे उनका कॉलेज है, सावित्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो यहाँ भोपाल के दाता कॉलोनी में स्थित है। कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। देश की बात में बात अब चुनावों की। छत्तीसगढ़ में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की कम से कम 5 चुनावी रैलियां होंगी। प्रदेश के हर संभाग में एक रैली होगी। पार्टी की कोशिश है कि प्रधानमंत्री की रैलियों से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाए। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में किसी को चेहरा नहीं बनाया। बीजेपी नेताओं के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद सबसे अधिक मांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जमकर प्रचार करेंगे। बीजेपी मध्य प्रदेश की ही तरह छत्तीसगढ़ में भी उतार रही है केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को प्रचार। उधर बीते 15 दिनों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंची हैं। कांकेर में उन्होंने कहा है कि भाजपा के वक्त हिंसा का राज था, लोग यहां आने से डरते थे। कांग्रेस ने ये हालात सुधारे हैं। भाजपा के राज में क्या था, मेरे से अच्छी तरह आप जानते हैं। हिंसा का राज था, लोग यहां आने से डरते थे। निर्दोष आदिवासी भाई बहनों को जेल में डाल दिया जाता था। हर तरफ हिंसा, भय और उत्पीड़न था। आज कांग्रेस की सरकार ने खूब परिश्रम करके 5 सालों के अंदर अंदर आपको उस हिंसा की जाल से निकाला है और आपको प्रगति का रास्ता दिखाया है, जिससे आपकी एक एक महिला, एक एक आपका परिवार, एक एक बच्चा, उसका फायदा हो रहा है। और चुनावी दिनों में तेलंगाना सरकार ने ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च की है। वो क्या है, इस स्कीम के बारे में ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी उमा सुधीर।
बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता यही केसीआर की सरकार, बीआरएस की सरकार ने शुरू किया है। दशहरा का गिफ्ट की तरह से अनाउंस किया था मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने। जैसे आप देख सकते हैं, लॉन्चिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम, किस दिन क्या मिलेगा ये पूरा मेनू अब बना हुआ है ऑलरेडी। और क्योंकि ये एक स्कीम है जो 20 लाख बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल में है 1 से 10वीं तक, उन सबको इसका लाभ पहुंचेगा। बच्चों को जैसे आप देख सकते हैं, इडली है, पूरी है, कुछ हलवा भी है आज के दिन के लिए। और खुश हैं आप ये खाते हुए? क्या नाम है आपका और इससे क्या बेनिफिट होगा बच्चों को? इससे हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, हम सभी सेहतमंद होंगे इससे। व्हाट इज़ योर नेम? मेरा नाम सादिया है। ओके। क्या वैसे बच्चे माना जाता है कि बहुत सारे बच्चों के शायद माँ बाप भी काम पे जाते होंगे और बनाने का वक्त नहीं मिलता होगा मम्मियों को, क्या ऐसा भी होता है आपके घर में? क्या है, ऐसा है क्या आपके फ्रेंड्स के घर में ऐसा देखा गया? में तो ऐसा नहीं है, पर उतना अच्छे से जल्दी नहीं बन पाता है अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना। तो हमारे स्कूल में अच्छा खाना मिलता है तो हम अच्छे से खा सकते हैं यहाँ पर। सबके लिए फ़ायदा ही है। हाँ, तो बच्चे खुशी हैं क्योंकि अच्छा ब्रेकफास्ट अगर मिलेगा तो ड्रॉप आउट रेट कम रहेगा और बच्चों की अटेंडेंस भी बढ़ जाएगी। मिनिस्टर के टी रामाराव बच्चों के साथ अपना नाश्ता करते हुए, और यही लॉन्च है इस स्कीम का। इसके लिए अलग जो बजट लगाया गया है उससे भी खुश होंगी माँ और फैमिलीज़ भी, क्योंकि उनको लगता है कि इससे बच्चों के न्यूट्रिशन में काफ़ी फ़र्क आएगा। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।